गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में अमेरिकी दौरे की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया है। इस दौरे ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। खासतौर से पाकिस्तान की चिंता इस दौरे से बढ़ी है। इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते का हालिया समय में अनिश्चितता का दौर में होना है। पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत की नज़दीकी पर चिंता जताई है। खास से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से F-35 फाइटर जेट भारत को देने के ऑफर ने इस्लामाबाद की टेंशन बढ़ाई है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने रविवार के अपने संपादकीय में इस पर चर्चा की है। डॉन के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान से 2008 के मुंबई हमलों और पठानकोट घटना के दोषियों को सजा देने की मांग की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान विरोधी पॉल कपूर को दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है। इससे पाकिस्तान को लगता है कि उसे अमेरिका के लिए अपनी उपयोगिता फिर से साबित करनी होगी। पाकिस्तान का मानना है कि भारत अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान पर दोष मढ़ने के लिए कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी विदेश और सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के आने से पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। हाल ही में कुछ घटनाओं ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के नतीजों पर सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त करनी पड़ी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता अमेरिका की ओर से भारत को F-35 जैसे उन्नत सैन्य तकनीक देने का प्रस्ताव है। इससे पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। मोदी ट्रंप के संयुक्त बयान में पाकिस्तान से 2008 के मुंबई और पठानकोट हमले के जिम्मेदार लोगों की सजा की मांग की गई है। बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने इन संदर्भों को एक तरफा और भ्रामक बताया है। डॉन कहता है कि हालिया घटनाक्रमों के बाद इस्लामाबाद को एक बार फिर अमेरिकी नीति निर्माताओं के लिए अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल वैश्विक आतंक नेटवर्क में अपनी संलिप्तता की जवाबदेही से बचने के लिए कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को भारत के इस खेल को चुपचाप नहीं देखना चाहिए। उसे अपनी साख स्थापित करने के लिए ज़्यादा सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। डॉन के संपादकीय में कहा गया कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के लंबे योगदान और अमेरिका के साथ उसके निरंतर आतंक विरोधी संयोग के बावजूद भी उसे सराहना नहीं मिली है। ऐसे में ये बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान को अपनी विदेश और सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आइए हम बात करें यूक्रेन की। यूक्रेन ने हमेशा से रूसी नियंत्रण वाले अपने क्षेत्र को अस्थायी रूप से कब्जे वाला क्षेत्र कहकर संबोधित किया है। यूक्रेन को हमेशा से उम्मीद रही कि वो आखिरकार अपने क्षेत्र को फिर से हासिल कर लेगा, लेकिन अब यह उम्मीदें टूटने वाली हैं। यूक्रेन के लोग अब मायूस होने लगे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को लेकर एक ऐसा शांति प्रस्ताव ला सकते हैं जिससे देश के कई टुकड़ों में विभाजित हो सकता है। इस हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली शांति वार्ता के दौरान यूक्रेन अपने कब्जे वाले क्षेत्र का नियंत्रण वापस हासिल कर लेगा। लिहाजा यूक्रेन के सामने इस शांति वार्ता में देश को ही खोने का दाव है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुबई में होने वाली शांति वार्ता में यूरोपीय देशों को शामिल करने से इनकार कर दिया। बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ करीब 90 मिनट तक टेलीफोन पर बात की थी, जिससे पूरे यूक्रेन में दहशत फैला दिया है। CNN की रिपोर्ट में थिंक टैंक यूक्रेनी प्रिज्म की विदेश नीति एक्सपर्ट यूलिया काजडोबिना ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन शांति चाहते हैं। उन्हें कहा, हम पहले ही रूसी पक्ष के साथ कई वर्षों से बातचीत कर चुके हैं। उनका कहना है कि रूस ने पहले भी यूक्रेन को लेकर कई समझौते किए हैं, हर बार उनका उल्लंघन किया है। रूस पहले भी यूक्रेन पर हमले कर चुका है और 2014 में कीमिया छीन चुका है। यूक्रेन ने साल 1994 में अमेरिका यूनाइटेड किंगडम से गारंटी मिलने के बाद रूस के साथ एक समझौता करते हुए अपने सभी परमाणु बम रूस के हवाले कर दिए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वो समझौता नहीं हुआ होता तो रूसी हमला नहीं होता। रूस ने 1994 के समझौते के तहत यूक्रेन की संप्रभुता और उसकी अखंडता का सम्मान करने का वादा किया था, लेकिन 2015 में रूस से समझौता तोड़ते हुए कीमिया पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद फिर से मॉस्को ने युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 7 साल बाद यूक्रेन पर उसने एक बार फिर से पूर्ण पैमाने पर आक्रमण कर दिया। कार्ल डोबिना ने CNN से कहा है कि हम जानते हैं कि रूस बहुत कपटी है और वो किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं देने वाला है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद साफ शब्दों में कहा था कि यूक्रेन शांति समझौते को बिना कीव की भागीदारी के स्वीकार नहीं करेगा। यूक्रेन को डर है कि रूस के साथ शांति वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को शामिल नहीं करेंगे। यूक्रेन के लोगों का कहना है कि अगर उसके देश के टुकड़े होते हैं तो विनाशकारी होगा। यूक्रेनी लोगों का कहना है कि हमें वह वापस लेना चाहिए जो हमारा अधिकार है। रूस की सेना ने यूक्रेन के कम से कम 20% हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। ये वो क्षेत्र है जो रणनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। कीमिया पर पहले से ही रूस का कब्जा है, तो पूरे यूक्रेन का करीब 7% हिस्सा है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी कब्जे वाले हिस्से में करीब
60 लाख लोग रहते हैं, जिनमें करीब 10 लाख बच्चे हैं। 2014 के हमले में जब रूस ने कीमिया पर कब्जा किया था, उसके बाद से उस पर मॉस्को का नियंत्रण है। कीमिया में रूस का दमनकारी शासन लागू है। रूसी अधिकारी कीमिया में विरोध के किसी भी आवाज़ को ख़त्म कर देते हैं। ग्लोबल राइट्स कंप्लायंस के एक वकील मैक्सिम विश्चिक ने कीमिया में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए रूसी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा तक चलाने के लिए कहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार अपने लक्ष्य साफ किए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पूर्वी डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों पर संपूर्ण नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन में कई लोग चिंतित हैं कि भले ही वह शुरू में युद्ध विराम के लिए सहमत हो जाए, लेकिन वो आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लड़ाई को और आगे ले जाएंगे। 66वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड में बटालियन कमांडर वोलोदिमिर सबलिन, जो देश के पूर्व में लाइमन के पास लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। वोलोडिमिर सबलिन का कहना है कि कोई कुछ भी कहे, वो पुतिन को हमला करने से नहीं रोक पाएंगे। अगर यूरोप और अमेरिका हमारी मदद नहीं करते तो अभी शांति बनाने से कुछ सालों में युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक मिसाल कायम करेगा, रूस में विश्वास बढ़ाएगा कि वे किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं, उसके इलाके पर कब्जा कर सकते हैं और भविष्य में बिना किसी दंड के उसे अपना बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि रूस जल्द ही अपने आसपास के अन्य छोटे देशों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। आइए हम बात करें यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन अपने किसानों को सुरक्षित करने के लिए कई आयातित खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने की योजना बना रहा है। ये पदार्थ अलग तरह से बनाए जाते हैं। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में लगाए गए व्यापार शुल्क जैसा ही है, यानी ट्रंप स्टाइल के बैन लगाने की तैयारी ईयू कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईयू इन खाद्य पदार्थों पर अगले हफ्ते आयात सीमा बढ़ाने का ऐलान कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर लिए गए हालिया फैसलों से व्यापार जगत में तनाव है। ऐसे में ईयू के फैसले से ये तनातनी और बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईयू सबसे पहले सोयाबीन जैसी अमेरिकी फसलों को निशाना बना सकता है। ये फसलें ऐसे कीटनाशकों से उगाई जाती है जिसका इस्तेमाल ईयू के किसान नहीं कर सकते। ईयू के ओलिवर वरेली ने कहा है कि हमें किसानों से स्पष्ट संकेत मिले हैं कि ईयू में जो प्रतिबंधित है उसे बैन होना चाहिए, भले ही वो आयातित उत्पाद ही क्यों न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में व्यापार शुल्क लगाए हैं। उन्होंने उन देशों की आलोचना भी की है जो अमेरिकी उत्पादों को रोकते हैं। उन्हें ईयू का भी जिक्र किया जिसने अमेरिका के 50 में से 48 राज्यों की शंख मछली पर प्रतिबंध लगाया है। ईयू ने अपने किसानों की सुरक्षा के लिए अगले हफ्ते आयात सीमा बढ़ाने पर राजी हो सकता है। यह फैसला व्यापार जगत में तनाव बढ़ा सकता है। दरअसल ईयू ने अमेरिका के 48 राज्यों में आने वाली शंख मछली पर रोक लगा रखी है। ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई में व्यापार शुल्क लगाए हैं। ऐसे में यह व्यापार युद्ध दोनों क्षेत्रों के किसानों और व्यापारियों के लिए चिंता का विषय है। ईयू के इस कदम से वैश्विक व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद एक ट्रेड वॉर को जन्म दिया है। ट्रंप ने हाल ही में कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ का ऐलान किया है। इसके बाद ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन और भारत को जैसे देशों को भी इस तरह की धमकी दी है। हालांकि यूरोपीय संघ ईयू ने कहा कि अगर उसको निशाना बनाया गया तो वह इसका जवाब देगा। आइए हम बात करें इसराइल की। अमेरिका से 1800 भारी बमों की खेप इसराइल पहुंची है। इसराइल को हथियारों की इस डिलीवरी को अमेरिका की पिछली सरकार बाइडेन सरकार ने रोक दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ये बम इसराइल पहुंचे हैं। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कुछ ट्रकों की तस्वीर भी शेयर की है जो बंदरगाह से हथियार लेकर आ रहे हैं। इसराइल को यह मदद ऐसे समय मिली है जब उसकी ईरान के अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह और फ़िलिस्तीन में हमास से तनातनी चल रही है। इससे पश्चिम एशिया में किसी नए तनाव के पैदा होने की आशंका भी पैदा हो गई है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से मिले बमों की एक खेप गाज़ा में चल रहे युद्ध के बीच इसराइल की सैन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। इसराइल के रक्षा मंत्री कार्टर ने अमेरिका से मिले बमों को अपनी सेना के लिए अहम बताया है। उन्होंने कहा कि यह खेप इसराइल और अमेरिका के बीच मजबूत रिश्ते को दिखाती है। इसराइली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2000 पाउंड 900 किलोग्राम वजन के 1800 MK-84 बमों से लदा एक जहाज़ अशदोद बंदरगाह पर पहुंचा है। इसके बाद बमों को कई ट्रकों में लादकर इजरायली एयरवेज पर ले जाया गया है। MK-84 मार्क 84 या BLU-117 अमेरिकी एयरक्राफ्ट बम है। अक्टूबर 2023 में गाज़ा में युद्ध शुरू होने के बाद से 668 परिवहन विमानों और 129 जहाज़ों से अमेरिका ने करीब 76,000 टन सैन्य उपकरण इसराइल भेजे हैं। अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता भी दी है। बाइडेन प्रशासन ने पिछले साल मई में 2000 पाउंड के 1800 बम और 500 पाउंड के 1700 बमों की एक खेप रोकने का फैसला किया था। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने इसराइल की ओर से गाज़ा के रफ़ा में बड़े सैन्य हमले के अंदेशे के चलते
ये खेप रोक दी गई थी। हालांकि जुलाई में बाइडेन प्रशासन ने 500 पाउंड के बमों की खेप जारी कर दी थी। इसके बाद भी 2000 पाउंड के बमों पर रोक जारी रखी गई थी। ट्रंप ने हटाई है रोक। इस साल जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के समय इसराइल के लिए 2000 पाउंड के बमों की खेप पर लगाई रोक हटा ली थी। ऐसे में अब ये खेप अब इसराइल पहुंची है। इस खेप के पहुंचने पर इसराइल सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन को धन्यवाद कहा है। ये हम बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात रेलवे अधिकारियों की लापरवाही से हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में रेलवे की ओर से देर रात तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया जा सका कि कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों की जान गई। फिलहाल मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ से घटनास्थल पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार, आरपीएफ के महानिदेशक समेत कई अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है कि मामले में न तो रेलवे अधिकारी भीड़ का अंदाजा लगा पाए और न ही आरपीएफ के अधिकारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन संवेदनशील रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ रोजाना 5 लाख से अधिक लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे में यहाँ पर आरपीएफ की ओर से खुफिया इनपुट जुटाने के लिए विशेष कर्मी तैनात रहते हैं। इसके बावजूद उनकी ओर से भीड़ को लेकर कोई इनपुट नहीं दिया गया था। साथ ही रेलवे के अधिकारी भी स्टेशन में भीड़ की मॉनिटरिंग नहीं कर सके। रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों में 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म की लाइव डीआरएम अपने ऑफिस में देखते हैं। इसके बावजूद स्टेशन पर वो भीड़ को नहीं देख सके। वहीं दूसरी तरफ से रेलवे की ओर से लगातार जनरल टिकट दिए गए। इससे भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ होना समझा जा सकता है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। ऐसे में भीड़ प्लेटफॉर्म पर बढ़ गई, लेकिन रेलवे की तरफ से ट्रेन रद्द करने की बात से साफ इनकार किया जा रहा है। बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि 4 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। घटना के बाद देर रात तक इस मामले में रेलवे की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्स पर कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैंने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से बात की है, उन्हें स्थिति से निपटने के लिए कहा है। मुख्य सचिव को राहत कर्मियों को तैनात करने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को घटनास्थल पर मौजूद रहने और राहत उपयोगों पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं। मैं लगातार ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दुखद खबर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ के कारण हुई मौतों में से बेहद दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.